Okay, so this is our second class. One we have already done. So if you have missed that class, am I audible to everyone? Yes, please let me know. Am I audible or should I change some settings? Okay. Okay, Praveen. Okay. Okay, this is TGT PGT English lecture 2. Yesterday we discussed 15 questions और फिर उसके बाद आपका टेस्ट भी हुआ था. तो most of the candidates performed well. तो आज की क्लास भी ऐसे ही अच्छे से देखनी है. Today we are going to cover only 10 questions and the QRT questions means quick revision test questions will be based on the information given after each question. So I hope you would be quite alert throughout the class. Here comes our first question of the day. Who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek? Options given are Robert Greene, Thomas Kidd, Dr. Samuel Johnson और बेन जॉनसन. तो शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था कि शेक्सपियर नोज नथिंग बट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक. शेक्सपियर को कुछ भी नहीं आता, बस थोड़ी बहुत लैटिन आती है और थोड़ी बहुत ग्रीक आती है. हु सेड और हु मेड दिस कमेंट? तो आंसर इज बेन जॉनसन. सो बेन जॉनसन वाज द पर्सन हु सेड these words about शेक्सपियर. तो ये वर्ड्स इस बेन जॉनसन ने एक तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए बोले हैं शेक्सपियर को. लेकिन बेन जॉनसन ही थे जिन्होंने शेक्सपियर की तारीफ भी की है और शेक्सपियर को नॉट ऑफ एन एज, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम कह के भी इन्होंने ही बुलाया है. बट फॉर ऑल टाइम. तो ये दोनों ही कमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक किसने कहा था शेक्सपियर को. तो आंसर वुड बी बेन जॉनसन. और शेक्सपियर के लिए किसने कहा था कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कि वो एक युग का आदमी नहीं है शेक्सपियर, वो युगो युगों का आदमी है, उसे हर युग में पढ़ा जाएगा. और जो हम देख ही रहे हैं, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए भी बेन जॉनसन फेमस है. दो देर आर टू मोर काइंड ऑफ कॉमेडी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. वैसे तो और भी कॉमेडीज हैं, लेकिन जो ज्यादा पूछी जाती है कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज में से एक है. ये 17th सेंचुरी के एंड में बहुत फेमस हुई थी. तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से रिलेटेड व्यक्ति का नाम आपको पता लग गया, बेन जॉनसन. ऐसे ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेटेड व्यक्ति का नाम है विलियम कंग्रीव. और तीसरी टाइप की कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मेनेस. हर कॉमेडी के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा. अभी सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिए और उससे रिलेटेड व्यक्ति को ध्यान रख लीजिए. मेनेस जो है डराने वाली कॉमेडीज होती हैं. और द बर्थडे पार्टी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है. और हेरोल्ड पिंटर थे जिन्होंने वो बर्थडे पार्टी लिखी थी. तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर ली. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन से रिलेटेड है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स विलियम कंग्रीव से. और कॉमेडी ऑफ मैनस हेरोल्ड पिंटर से. ये बात ध्यान रखनी है. और इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन का नाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया था और एन अपस्टार्ट क्रो कह के बुलाया था.
कि ये शुरुआत में बांग देने वाला मुर्गा है और उसके बाद फिर पूरे दिन शांत रहने वाला है। क्योंकि जब शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया था उस समय 1590s वाला डेकेड चल रहा था और 1590s में सारे के सारे हावी थे इंग्लैंड में। यूनिवर्सिटी विट्स, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, तो इसलिए ये सोचते थे कि सबसे होशियार जो है यही है, सबसे अच्छा यही लिख सकते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन को बड़ा बुरा लगा जब शेक्सपियर जैसा एक कम पढ़ा लिखा आदमी उनके बीच में पॉपुलर होने लगा। तो रॉबर्ट ग्रीन ने उसके लिए बोला कि शुरू में एक दो वर्क लिख के फेमस हो जाना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। अभी शुरू शुरू में एक दो वर्क अच्छे लिख दिए तो लिख दिए, आगे कुछ नहीं लिखेगा। इसकी जो चमक है, इसके जो पंख चमक रहे हैं इस समय इस मुर्गे के, वो हम लोगों की चमक से चमक रहे हैं। He doesn't have his own existence. Whatever he is because of us only. This is something which Robert Greene said about शेक्सपियर। ये कमेंट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। थॉमस किड इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, बट ही डिडेंट गेट एजुकेशन either from Oxford or from Cambridge. And he is famous for his work, the Spanish tragedy. तो देखो एक ही क्वेश्चन से हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। ऐसे ही आपको भी करना है, जब आप तैयारी करो तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम हमने कल ही सुना था। 1755 में इनकी डिक्शनरी आई थी। फिर 10 साल बाद इनका प्रीफेस आया था जो शेक्सपियर के ऊपर लिखा था इन्होंने। दैट वाज कॉल्ड प्रीफेस टू शेक्सपियर, 1765। और फिर 1779 और 81 में इनका लाइव्स ऑफ पोइट्स आया था। और 1791 में इन पर एक बायोग्राफी लिख दी थी। किसने? बॉसवेल ने, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन करके। हालांकि डेथ तो इनकी 1784 में ही हो गई थी, लेकिन उनके मरने के 7 साल बाद लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जो है वो बॉसवेल ने लिखी थी। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन फॉर इट। चूज द राइट रेस्पॉन्स। तो फर्स्ट assertion given is Othello killed Desdemona because Desdemona committed infidelity. सो दो बातें हमें बताई गई हैं। पहली बात है ऑथेलो ने डेस्टिमोना को मारा था, देर इज नो डाउट अबाउट इट। एक्ट फिफ्थ में हमने देखा था कि ऑथेलो जो है डेस्टिमोना को मारता है, उसे स्ट्रैंगल कर देता है, उसका गला घोंट देता है। और क्यों मारा था? क्योंकि डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। क्योंकि जो डेस्टिमोना है उसने इनफिडेलिटी की थी, मतलब उसने बेवफाई की थी, उसने अनफेथफुलनेस शो की थी। तो दीज आर दी ऑप्शंस गिवन। कल हमने बात की थी होकम की। होकम मैंने बताया था H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। तो सबसे पहले तो हेमलेट आया, फिर ओथेलो आया। तो ओथेलो की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये 1603 के अराउंड लिखा गया ओथेलो। और ओथेलो के जो मेन कैरेक्टर थे वो एक तो खुद ओथेलो था, जो कि ब्लैक मूर जिसे बोला गया है, एक काला आदमी। दूसरा उसकी वाइफ थी जिसका नाम था डेस्डिमोना। और तीसरा कैरेक्टर था इयागो। इयागो शेक्सपियर के सारे विलन्स में सबसे बुरा विलन है। इतना बुरा विलन शेक्सपियर के किसी भी नाटक में नहीं। ऐसे ही ओथेलो शेक्सपियर के सारे हीरोज में अलग है, क्योंकि ओथेलो एकमात्र हीरो है जो कि काला है, जिसके स्किन का कलर ब्लैक है। डेस्टिमोना इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। शुरू में इसे बहुत बोल्ड दिखाया है जब ये अपने फादर ब्रिबेंसियो से बगावत करके ओथेलो के साथ शादी करने को तैयार होती है, लेकिन जब बाद में ओथेलो उसे मारने के लिए जाता है तब ये बहुत सबमिसिव लेडी के रूप में हमारे सामने। तो वास्तव में जो इयागो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबके साथ बुरा करता है। अगर आपने मूवी देखी है ओमकारा, तो उसमें जो लंगड़ा त्यागी का करेक्टर है जो सैफ अली खान ने निभाया, वो इयागो का ही करेक्टर है।
जो वो नहीं पता है। तो यागो जानबूझ के शैतानियां करता है, उसे शैतानियां करने में मजा आता है, इसीलिए इसके इसके लिए टर्म यूज किया है टेलर, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, मोटिवलेस मैलिग्निटी। सो अब हमें इस क्वेश्चन पे आना है वापस कि क्या बात हो रही है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को मारा था। यस, मारा था। बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी, क्योंकि डेस्टिमोना अनफेथफुल रही थी। तो ये वाली बात जो है, रीजन जो दिया जा रहा है दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो डेस्टिमोना थी शी वॉज क्वाइट फेथफुल टू ओथेलो ऑल द टाइम। बस ये इयागो था जिसकी वजह से इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इयागो जो है जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है प्ले में, जिससे कि ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बो जाता है, और उस वजह से वो अपनी वाइफ को मारता है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बट द रीजन गिवन फॉर दैट इज नॉट करेक्ट। तो आवर आंसर विल बी द C1. A is true, but R is false. Now the next question is, Iago has been described as a motiveless malignity by. ये बात अभी अभी हमने की थी। मोटिवलेस का मतलब बिना किसी उद्देश्य के जो मैलिग्निटी करता है, मतलब जो दुर्भावना रखता है, जिससे कि मिस्चीफ करने में, शैतानियां करने में मजा आता है। तो शेक्सपियर के करेक्टर इयागो को ये नाम किसने दिया है? लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, T.S. Eliot, none of the above. The correct answer is Samuel Taylor Coleridge. तो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ही ये बात कही है। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। When was William Wordsworth made poet laureate of England? विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड कब बनाया गया था? ऑप्शंस आर दीज: 1668, 1813, 1843, 1850। द करेक्ट आंसर इज 1843। यस, 1668 ईयर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 1668 वो ईयर था जिस समय फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट बनाए गए थे। फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट। और फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट कौन था? पोइट लॉरिएट को हम PL लिख देते हैं। इट वॉज जॉन ड्राइडन। तो ये ध्यान रखना है कि जॉन ड्राइडन वॉज फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट। 1813 में रॉबर्ट सदे को इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बनाया गया था। रॉबर्ट सदे वॉज मेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1813। और फिर जब 1843 में उनकी डेथ हो गई, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को बना दिया गया। और 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई, तो फिर लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बना दिया। तो हमें विलियम वर्ड्सवर्थ का तो नाम ध्यान ही रखना है कि 1843 में ये पोइट लॉरिएट थे, और इनसे पहले जो पोइट लॉरिएट थे इंग्लैंड के, वो रॉबर्ट सदे थे, और इनके बाद लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन थे। पोइट लॉरिएट का काम होता था उस समय के इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करना, राष्ट्र कवि की भूमिका निभानी होती थी इन्हें। तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोइट लॉरिएट बने थे, और उस समय इनके पोइट लॉरिएट बनने पे इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। और सबसे आगे क्रिटिसिज्म करने में थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने की कहा था कि फॉर सम सिल्वर कॉइन्स ही लेफ्ट अस, कि कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने हमें खो दिया। ऐसा उन्होंने अपनी पोयम द लॉस्ट लीडर में लिखा। सो द लॉस्ट लीडर एक पोयम है, इंपॉर्टेंट पोयम है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए ज्यादा फेमस है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हमारे बन गए। फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड जॉन ड्राइडन,
एंड हु वाज मेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डाइड? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। उनसे पहले पोइट लॉरिएट कौन था? रॉबर्ट साउदे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू। विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज से बिलोंग करते हैं? अब हमें ये बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज से, कैरोलाइन एज से, रोमांटिक एज से। सो द करेक्ट आंसर इज रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज 1798 में स्टार्ट हो गया था विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। कल लिरिकल बैलेट्स की हमने बात की थी। लिरिकल बैलेट्स इज द कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, जिसमें 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी एंड 4 पोएम्स बिलोंग्ड टू कॉलरिज। फर्स्ट पोएम कॉलरिज की थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, और लास्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की थी टिंटन एबी। एंड द नेक्स्ट थिंग कि ये जो एजेज हैं ये सब हमें पता होने चाहिए। एलिजाबेथन एज 1603 में खत्म हुआ था, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1558 में। 1558 टू 1603 के पीरियड को हम बोलते हैं एलिजाबेथन एज, क्योंकि इस समय इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ थी। लिटरेचर को, उस समय के टाइम को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और उस समय के इंग्लैंड को द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, सिंगिंग बर्ड्स का मतलब बहुत सारे पोइट्स थे उस समय, इसलिए उस समय के इंग्लैंड को द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता था। और उस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। जैकोबियन एज इज ऑल्सो अ फेमस एज। उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट हुए, जो कि साथ में स्कॉटलैंड के राजा भी थे और आयरलैंड के भी राजा हो गए थे। तो 1603 से 1625 तक ये इंग्लैंड के राजा थे, और इस समय जो एज था वो जैकोबियन एज था। जैकोबियन एज में सबसे अच्छा काम हुआ था द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल का। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कब आई थी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बाइबल अवेलेबल थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो 1611 में ये ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया। और जेम्स फर्स्ट फर्स्ट की कमांड पे ही ये आया था, इसीलिए इसे जेम्स फर्स्ट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। कैरोलाइन एज इज ऑल्सो अ फेमस एज, 1625 टू 1649। इस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स फर्स्ट थे, लेकिन अपने पापा की तरह वो अच्छे नहीं थे जितने अच्छे काम जेम्स फर्स्ट ने किए, क्योंकि ये अपने बुरे कामों के लिए ज्यादा फेमस थे। एक खूबी थी इनके अंदर कि ये पोइट्स को सपोर्ट करते थे, और पोइट्स को भी अपने फायदे के लिए सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनके पीरियड में सिविल वॉर छिड़ गया था, और सिविल वॉर के दौरान जो है उनसे जनता खफा हो गई थी। इसलिए उन्होंने जो पोइट्स रखे थे जिन्हें कवालियर पोइट्स कहा जाता था, वो चार्ल्स फर्स्ट की तारीफ में ही लिखा करते थे। और सिविल वॉर के दौरान एक ईयर एग्जाम में पूछ लेते हैं बार बार, 1642 में क्या हुआ था इंग्लैंड में? तो ऑल द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, जो कब शुरू हुआ 1798 में, और कब खत्म हुआ कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं 1832 में खत्म हुआ विद द डेथ ऑफ वॉल्टर स्कॉट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। कुछ कहते हैं 1834 में खत्म हुआ विद द डेथ ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज, और कुछ कहते हैं कि 1850 में खत्म हुआ वर्ड्सवर्थ की डेथ के साथ। So all these things we have to remember. Let's move on to the next one. Okay, here is the next question.
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड वन ऑफ द लेक पोइट्स? लेक पोइट्स टर्म बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है इससे। लेक पोइट से जो टर्म था ये फ्रांसिस जेफरे ने दिया था। ये नाम ध्यान रखना है अच्छे से, फ्रांसिस जेफरे, 1817 में। और ये टर्म उसने उन पोइट्स के लिए यूज किया था जो लेक पोइट्स थे, मीन्स जो लेक वाले एरिया में रहते थे, उन पोइट्स के ये जो पोइट्स थे इन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए फ्रांसिस जेफरे ने इस टर्म का यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ी अलग टाइप की पोइट्री लिखते थे। तो इसमें तीन मेन पोइट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ को इन्होंने लेक पोइट्स कहा था, सैमुअल टेलर कॉलरिज को कहा था, और रॉबर्ट साउदे को कहा था, लेकिन चार्ल्स लैम्ब को नहीं कहा था। इसलिए जो आंसर होगा, आंसर विल बी चार्ल्स लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब के बारे में जो बात हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो है कि ही इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट्स, तो आप चार्ल्स लैम्ब लिखेंगे। ही वाज फेमस फॉर हिज एसेज ऑफ एलिया। एसेज ऑफ एलिया में जो एलिया वर्ड है वो इनका पेन नेम, चार्ल्स लैम्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई बॉट दिस पेन ब्लैंक ₹10। तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा। तो जब भी हम आंसर, लेट मी शो दी आंसर फर्स्ट, आंसर इज फॉर। तो जब भी हम अमाउंट की बात करते हैं, जब भी हम पैसे की बात करते हैं, तो पैसों से पहले हमेशा हमें फॉर ही लगाना होता है, बशर्ते कि वो पैसे यूनिट के फॉर्म में ना हो। अगर वो यूनिट के फॉर्म में है, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, तो मैं बोलूंगा आई बॉट दिस पेन फॉर ₹10। लेकिन अगर मुझे बोलना है उसने दूध 60 रुपए लीटर खरीदा, तो आप बोलोगे ही बॉट मिल्क एट ₹60 पर लीटर। तो जब भी पर करके लग जाएगा कुछ, पर मीटर पर लीटर, मतलब यूनिट अगर बन गई, तो एट आएगा पैसों से पहले, नहीं तो हमेशा पैसों से पहले फॉर ही आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ प्रेपोजिशन इज इन स्पाइट ऑफ? इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन, कल हमने सारे प्रेपोजिशन डिस्कस किए थे। ये जाना था सिंपल कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, फ्रेजल कौन से होते हैं, और डिस्गाइज कौन से होते हैं। डिस्गाइज प्रेपोजिशन तो आपको याद होंगे, ए और जो ओ होते हैं दे आर कॉल्ड डिस्गाइज प्रेपोजिशन। फ्रेजल प्रेपोजिशन वो होते हैं जिनमें कि फ्रेज बनते हैं, जैसे ऑन, अकाउंट, ऑफ। मतलब कहने का इसमें एक से ज्यादा वर्ड अगर आ रहे हैं तो वो फ्रेजल प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन वो थे जो कि दो प्रेपोजिशंस को मिलके बनते हैं, जैसे विद इन, विद और इन को मिला के एक बना दिया, तो इट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन। विदाउट, इट इज अगेन कंपाउंड प्रेपोजिशन। और ए लगा के जैसे आपने क्रॉस बना दिया। सिंपल प्रेपोजिशन वन वर्ड वाले सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे एट, ऑन, विद। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन स्पाइट ऑफ किस तरीके का प्रेपोजिशन है आपके हिसाब से? यस, इट्स अ फ्रेजल प्रेपोजिशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिंथेसिस। सिंथेसिस के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है कौन सा है। तो पहले सारे अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंथेसिस में हम कई सारे सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। इन सिंथेसिस टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर एडिड। सिंपल सेंटेंसेस में दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर कभी हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कभी एक कॉम्प्लेक्स, और कभी एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं।
नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन जो है इज यूज्ड टू फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस। ये सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ये बात सही है या गलत है? एंड द लास्ट वन इज सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट क्लॉजेस आर फॉर्म आर फाउंड इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में सबॉर्डिनेट क्लॉजेस आती हैं। ये बात कितनी सही? सो द राइट आंसर इज द लास्ट वन, क्योंकि बाकी की तीनों बातें सही हैं और सही बातों पे हमें ज्यादा गौर करना है। सिंथेसिस का मतलब अगर एग्जाम में पूछ लिया तो सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, मतलब जोड़ना। तो इसमें कई सारे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है, और वो सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन एक टाइप का सिंपल सेंटेंस होता है। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये बात भी ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 मेथड्स हैं जो मैं भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो उनमें से एक ये नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन भी है, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सबॉर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन सिंपल सेंटेंसेस। कल हमने बात की थी कि सबॉर्डिनेट क्लॉजेज जो होती हैं तीन फॉर्म में पाई जाती हैं, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। और ये तीनों ही क्लॉजेज जो हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉज का काम करती हैं। और सबॉर्डिनेट क्लॉजेज जो है वो सिंपल में नहीं पाई जाती, वो कॉम्प्लेक्स में पाई जाती। तो तीन टाइप के जो सेंटेंस है हमारे, उन तीनों की मैंने आपको एक एक खूबी बताई थी। लेट मी रिमाइंड यू वंस। टॉपिक था सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीनिंग अब आपको क्लियर है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस। कभी हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स में, और कभी कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात कल भी अच्छे से हुई थी। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस में आते हैं? कंपाउंड में आते हैं। एंड, बट, सो, अदरवाइज और दीज आर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉजेस बनती हैं, दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये भी कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। नाउ सिंपल के बारे में आज हमें बात करनी है कि सिंपल सेंटेंस को बनाने का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय द यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की सहायता से आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो। जैसे सीइंग द टाइगर ही रैन अवे, ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क ही वेंट टू मार्केट। इन टॉपिक्स को हम आगे वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वे ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ये पर्पस दिखाने के लिए हम यूज करते थे। जैसे ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनीबडीज हेल्प। इस टाइप के सेंटेंस इन्फिनेटिव में थे। थर्ड टाइप हमने किया था, या फिर हम करेंगे, दैट इज नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब है जब हम किसी नाउन के सीधे सीधे बगल में ही उसी के सामने उसकी खूबी लिख देते हैं। लाइक राम, द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, स्कोर्ड 50 runs. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, क्योंकि नाउन राम के सामने हमने एक एपोजिशन मतलब दूसरा नाउन रख दिया, मॉनिटर। तो दिस इज नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। फोर्थ मेथड ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग जेरेंड और प्रेपोजिशन। जेरेंड और प्रेपोजिशन की सहायता से भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिफ्थ मेथड इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से। ये सब आपको आने चाहिए, अगर नहीं किए तो हम धीरे धीरे हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सिक्स्थ वन इज बाय यूजिंग
एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एंड का प्रयोग इसमें भी होता है, हालांकि कंपाउंड में वर्ब को जोड़ने के लिए होता है। इसमें जो वर्ब नहीं है, जो नाउन्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं या नॉन फाइनाइट्स हैं, उन्हें जोड़ने के लिए सिंपल में होता है। तो दीज आर दी 8 मेथड्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंस। इनको हम बाद में अच्छे से कवर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट वन, which among the following is not a coordinating conjunction? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे कट। देर आर 4 टाइप्स ऑफ coordinating conjunction. Number 1 is this, cumulative, this is correct. Number 2 is adversative. Number 3 is alternative. Cumulative के अंदर हम and, as well as, both and इनका प्रयोग करते हैं। और एडवर्सेटिव में उल्टा सेंस देने वाले जैसे बट, यट, इनका प्रयोग होता है, या हाउएवर भी हो सकता है। और ऑल्टरनेटिव वो होते हैं जिसमें हम और, ईदर और, नीदर नॉर, इनका प्रयोग करते हैं। और रिलेटिव नहीं होता है। रिलेटिव इज नॉट अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रिलेटिव इज प्रोनाउन एंड रिलेटिव इज एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम इसमें करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय करते हैं। तो रिलेटिव इज नॉट एनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट इज इलेटिव। इलेटिव होता है जिसे हम हिंदी में परिणाम सूचक कहते हैं, परिणाम बताने वाला, रिजल्ट बताने वाला। तो उसमें हम सो का प्रयोग करते हैं, उसने मेहनत की इसलिए वो पास हुआ, उसमें हम फॉर भी लगा देते हैं। सो दीज आर ऑल 20 क्वेश्चंस, कल के 10 और आज के 10। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक टू द पेपर।